सो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। टू द लास्ट सेशन ऑफ दिस चैप्टर का ये चैप्टर पढ़ने का हमारा ये लास्ट सेशन होने वाला है। इसके बाद हम तुरंत प्रभाव से इसके क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करेंगे, यानी कि कल ही हम इसके मतलब ऑन मंडे हम इसके एमसीक्यू से स्टार्ट कर लेंगे। एमसीक्यू देखना हम लोग इसमें डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों के पास आज स्टडी करने के लिए ओनली दो ही बचे हैं पैराग्राफ्स, तो उन दो पैराग्राफ्स को अच्छे से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। बीच बीच में कुछ क्वेश्चन पूछते हुए चलूंगा, तो उन क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को देना रहेगा। इवन मोर इम्पॉर्टेंट, किस चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण कि भैया हम लोग जंगली जानवरों से बहुत ज़्यादा डरते थे, क्योंकि हमारे और उनके बीच में शिकार करने को लेकर के कंपटीशन बना रहता था। तो धीरे धीरे हमने क्या किया कि आग के आविष्कार हो गया कि भाई आग हमारा पहला, हमने आग का प्रयोग क्यों किया होगा कि भाई जानवरों को अपने आप से दूर रखने के लिए। फिर किसी बच्चे ने जिद ज़बरदस्ती में मांस का कोई टुकड़ा आग में फेंक दिया होगा और वो खाने में बहुत बेहतर लगा होगा। इस वजह से खाना या पाकशाला जो है उसकी शुरुआत हुई, रसोई की शुरुआत इस चीज़ से होना बताया गया। नेक्स्ट फिर यहाँ पर बात होती है कि भाई फिर धीरे धीरे हमने एनिमल्स जो थे, पशु या जानवर जो थे, उनका डोमेस्टिकेशन करना सीख लिया। हमने उनको डोमेस्टिक बना लिया, यानी उन्हें घरेलू पशु बना लिया, पालतू पशु बना लिया। उसमें से भी कुछ ऐसे कबीले होंगे जिन कबीलों ने जब पालतू पशुओं को बना रहे होंगे तो किसी ने शेर को चुना होगा, किसी ने मगरमच्छ को चुना होगा। धीरे धीरे पता चला कि शेर और मगरमच्छ तो रह गए, वो कबीले ही खत्म हो गए। कुछ लोगों ने गाय को चुना होगा, भेड़ों को चुना होगा। जिन्होंने गायों और भेड़ों को चुना वो बहुत ही समृद्धि के साथ, यानी कि बहुत ही अच्छे से अपने जीवन को जीने लगे। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने जो कार्य किया है, क्या कार्य किया है, पशुओं का डोमेस्टिकेशन करने का कार्य किया है, यानी कि पशुओं को पालतू बनाने का जो कार्य किया है वॉज द इन्वेंशन। ये एक तरीके का आविष्कार था ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि का, कि जब हमने पशुओं को अपने यहाँ पर रखना सीखा तो देखो पशुओं को कुछ खिलाना भी तो पड़ेगा, चारा वगैरह। तो जब पशुओं को खिलाने की बारी आने लगी तो हम लोगों ने कृषि में भी प्रवेश किया, या ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कार्य था कि पशुओं को पालतू बनाने की बजाय हम लोगों ने कृषि का आविष्कार किया। कृषि का आविष्कार जो कि हाउएवर, तथापि, जैसे तैसे, इंट्रोड्यूस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को परिचित कराना, परिचय देना। हम परिचित हुए, किस चीज से परिचित हुए हम लोग, तो हम लोग परिचित हुए ब्लड थर्स्टी प्रैक्टिसेस इनटू रिलीजन, यानी कि कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस, कुछ ऐसे आचरण जिसमें खून का प्यासा होना, ब्लड थर्स्टी होना मतलब जिसमें पशु हत्या शामिल हो। क्या शामिल हो? पशु हत्या शामिल हो। ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस, ऐसे कुछ आचरण, ऐसे कुछ कार्य करना शुरू हमने किया, और हमारे किस में आ गए, वो रिलीजन में आ गए, धर्म में आ गए, दैट लास्टेड फॉर मैनी सेंचुरी। और ये जो ब्लड थर्स्टी प्रैक्टिसेस थी, यानी खून की प्यासे जो आचरण थे, ये काफी लंबी शताब्दियों तक, सेंचुरीज का मतलब है कई शताब्दियों तक ये हमारे आचरण में रहे, या हम कई शताब्दियों तक इसका अनुसरण करते रहे। फर्टिलिटी का मतलब होता है उपजाऊपन मनी, यानी कि भूमि जो है वो फर्टाइल है या नहीं है। फर्टाइल होने का मतलब उपजाऊ है कि नहीं है। राइट्स, ऐसे संस्कार जो थे, टेंडेड टू इन्वॉल्व ह्यूमन सेक्रीफाइस, और इसमें कई बार जो उपजाऊपन के जो संस्कार थे उनमें उनकी प्रवृत्ति जो है उसमें क्या शामिल था, मानवों की बलि, यानी कि मानवों का सेक्रीफाइस करना, त्याग करना भी इसमें सम्मिलित था। एंड कैनिबलिज्म का मतलब होता है नरभक्षण का मतलब होता है कुछ लोग जो मांस का सेवन करते हैं, मांस खाते हैं, वो मांस खाते खाते मांस का, ये मांस हो गया, मांस का सेवन करते करते मनुष्यों को ही खाने लग गए। किसे खाने लग गए? इंसानों को या मनुष्यों को खाना। क्या हो रहा है? मनुष्यों को खाना, इन्होंने मनुष्यों को ही खाना शुरू कर दिया। तो जो मनुष्यों को खाने की जो प्रथा है उसे कैनिबलिज्म कहा जाता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो नरभक्षी हो, इंसानों का मांस खाता हो, उसे कैनिबल कहा जाता है। मोलोच वुड नॉट हेल्प द कॉर्न टू ग्रो अनलेस he was allowed
टू फीस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रन। तो यानी कि मोलोच जो है वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि भाई उससे कभी भी सहायता नहीं मिलेगी भुट्टा उगाने में। कौन? यानी भुट्टा, या जिसे हम लोग मक्का भी कहते हैं। मक्के की फसल होती है ना, तो मक्का उगाने में तब तक सहायता नहीं मिलेगी जब तक कि उसे अनुमति नहीं दे दी जाए कि वह फीस्ट करे। फीस्ट करे मतलब किसी को खिलाए पिलाए। क्या खिलाना पिलाना है? ब्लड ऑफ चिल्ड्रन। जब तक बच्चों का खून जब तक खिलाया पिलाया नहीं जाएगा ज़मीन को, तब तक वहाँ पर अच्छी मक्के की फसल नहीं होगी। यहाँ पर वो बात कर रहे हैं अंधविश्वास के बारे में कि कई शताब्दियों तक पहले पशु बलि चली, उसके बाद कई समय तक नर बलि यानी कि इंसानों को काट देना, इंसानों को मार देना भी चलता रहा। जैसे कि आज भी आप लोगों ने कई जगह पर सुना होगा कि बहुत सारे लोगों पर लोग अंधविश्वास करते हैं, जादू टोने के चक्कर में बच्चों की बलि देते हैं। तो उस बारे में कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अ सिमिलर ओपिनियन वॉज एडॉप्टेड। एक सामान्य ओपिनियन, एक सामान्य राय, एक समान जो है राय या सलाह जो है वो स्वीकार की गई बाय द एवलेंगिट्स। तो एंजलवादी जो है उन्होंने इस चीज को माना ऑफ मैनचेस्टर, जो मैनचेस्टर एक स्थान का नाम है, मैनचेस्टर नामक स्थान पर रहते थे। इन द अर्ली डेज ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म, उद्योगवाद का जो अर्ली डेज थे यानी कि शुरुआती समय था। तो इंडस्ट्रियलिज्म यानी कि उद्योगवाद की जब शुरुआत थी, शुरुआती समय है ना, शुरुआती दिनों में या शुरुआती समय में जब इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योग फैल रहा था, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी कंपनीज का निर्माण हो रहा था, उसके शुरुआती समय में व्हेन दे केप्ट 6-year-old चिल्ड्रन वर्किंग 12 to 14 hours a day, जब वे वहां पर एक 6 साल के बच्चे को काम पर लगाए रखते थे। कैप्ट का मतलब होता है किसी चीज में पकड़े रखना, तो वर्किंग में उसे पकड़े रखते थे, काम में उसे लगाए रखते थे। और कितने? 12 to 14 hours a day, और उससे 12 से 14 घंटे प्रतिदिन कार्य कराया जाता था। इन कंडीशंस दैट कॉज मोस्ट ऑफ देम डाई, ऐसी स्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में उनसे कार्य करवाया जाता था जिन परिस्थितियों की वजह से मोस्ट ऑफ देम यानी कि जो चिल्ड्रन है, इनके लिए कहा जा रहा है कि इन बच्चों में से मोस्ट ऑफ देम, इन बच्चों में से ज्यादातर बच्चे मर जाते हैं। तब 6 साल के बच्चे का कितना ही बूदा होता है। एक 6 साल के बच्चे का क्या मतलब शारीरिक सबलता है, क्या उसका शारीरिक सामर्थ्य है, क्या उसमें सहन शक्ति होगी आसपास के क्रूर वातावरण को झेलने की। तो ऐसी कंडीशन में अगर ऐसे छोटे बच्चों से 10-10, 12-12, 14-14 घंटे काम कराया जाता था, जिससे उन बच्चों की मृत्यु हो जाती थी, ठीक है। इट हैज नाउ बीन डिस्कवर्ड, ये बात अब खोज ली गई है या इस बात का पता लगा लिया गया है दैट ग्रेन विल ग्रो एंड कॉटन गुड्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड, कि भाई ग्रेन यानी कि अनाज जो है उसे उगाया जाएगा। ग्रो का मतलब बढ़ाना नहीं है यहाँ उगाने के अर्थ में, कि उसे उगाया जाएगा। एंड कॉटन गुड्स, और कपास का जो सामान है, कपास आप जानते होंगे है ना, जो हमारी रुई होती है ना, रुई वो कपास ही होता है, ठीक है। रुई जो है कपास से बनने वाले जो गुड्स है, गुड्स का मतलब क्या होता है? जो सामान है उनका निर्माण किया जा सकता है, कैन बी मैन्युफैक्चर्ड, उन्हें निर्मित किया जा सकता है विदाउट बीइंग वाटर्ड बाय द ब्लड ऑफ इन्फेंट्स, बिना, वाटर्ड का मतलब होता है पेड़ पौधों को पानी देना, कि बिना खून को पानी की तरह दिए। इन्फेंट्स का मतलब नवजात शिशु, जो नवजात बच्चे होते हैं, नए जिनका जन्म हुआ है, ऐसे नवजात बच्चे जो हैं उनका खून दिए बगैर भी, मतलब बहुत सारे पहले लोग कैसे प्रैक्टिस करते थे बताया ना भी, कि भाई आपको अच्छी फसल उगानी है तो बच्चों की बलि दे करके उनका खून जो है वो आप अपने खेतों में डालो तो आपकी अच्छी फसल होगी। तो अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई है, लोग जानने लग गए कि भैया अच्छी फसल भी उगाई जा सकती है, अच्छा कॉटन भी उगाया जा सकता है बिना नवजात शिशुओं का खून खेतों में दिए। इन द केस, इस केस में, इस मामले में ऑफ ग्रेन, अगर हम अनाज की बात कर रहे हैं, अगर अनाज के केस की हम बात करें, द डिस्कवरी टुक थाउजेंड्स ऑफ ईयर, तो इसकी खोज करने में हजारों सालों का समय लगा। इन द केस ऑफ कॉटन गुड्स हार्डली अ सेंचुरी, और अगर हम बात करें कॉटन के वस्तुओं के बारे में तो मुश्किल से ही 1 शतक लगा, यानी कि मुश्किल से ही 100 सालों का समय लगा। 100 साल का समय भी नहीं लगा हमें, हमने कॉटन से बनने वाली वस्तुएं यानी कि खास करके कपड़ा, दरी इत्यादि का
प्रयोग हम लोगों ने कर लिया, आविष्कार हम लोगों ने कर लिया। तो भैया अनाज कैसे उगाना है इसकी खोज होने में तो हजारों साल लगे, लेकिन कॉटन कैसे बनाना है, कॉटन से वस्तुएं कैसे बनानी है, इसकी खोज करने में हजारों सालों का समय नहीं लगा, बामुश्किल 100 साल का समय लगा होगा, लोगों ने इसे करना सीख लिया। सो परहैप्स देयर इज सम एविडेंस ऑफ प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड। तो शायद हमारे पास कुछ प्रमाण यानी कि कुछ सबूत तो है हमारे पास कि किस प्रकार से संसार की प्रगति हुई है। हम लोग केवल अंदाजा ही लगा सकते हैं कि संसार कैसे बना होगा, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई होगी, उसमें प्रगति कैसे हुई होगी, आग का आविष्कार कब हुआ होगा, पहिए का आविष्कार कब हुआ होगा, कब हम पहली बार जानवरों को घर में घरेलू पशु की तरह रखने लगे होंगे, कब ऐसा हुआ होगा कि हम अनाज उगाने लग गए होंगे, कब ऐसा हुआ होगा कि हमने गुफाओं को छोड़ करके झोपड़ी या घर बनाने का निर्माण करने का प्रयास किया होगा, कब ऐसा हुआ होगा कि पहली बार हमने जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए हथियारों का निर्माण किया होगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें कहीं कहीं थोड़े थोड़े सबूत ज़रूर मिलते हैं, लेकिन उनके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ डेफिनेटली या बहुत स्ट्रांगली कह पाना उतना संभव नहीं है, उतना आसान नहीं है। द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्रीहिस्टोरिक इन्वेंशंस वाज द आर्ट ऑफ राइटिंग। तो सबसे अंतिम और सबसे महानतम प्रीहिस्टोरिक, जिसे हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक, यानी इतिहास का निर्माण होने लगा, इतिहास हम लिखने लगे, उससे पहले का समय कि जो केवल इतिहास कहीं रिटर्न में नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, उस इतिहास के हमारे पास ज़्यादा सबूत है नहीं। इन्वेंशंस, उस समय में होने वाले जितने भी आविष्कार थे, इतिहास का निर्माण होने से पहले जितने भी आविष्कार हुए हैं, उनमें से सबसे महानतम आविष्कार कौन सा है? तो लेखन की कला। किसी भी चीज को लिखा जा सके उसकी कला जो है वह सबसे महान या सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है। विच वॉज इंडीड, जो कि वास्तविकता में अ प्री रिक्विस्ट ऑफ हिस्ट्री, यानी कि एक शर्त है ना, आप इसे पूर्व शर्त भी कह सकते हो, कि पहली शर्त है हिस्ट्री की, यानी कि इतिहास की सबसे पहली शर्त है कि भैया इतिहास रिटर्न में होना चाहिए, कि लिखित इतिहास होना चाहिए, लाइक स्पीच, जैसे कि भाषण, डेवलप्ड ग्रेजुअली, स्पीच का मतलब होता है बोलना, किसी भी भाषा को बोलना जो है वह क्या हुआ? विकसित हुआ। कैसे विकसित हुआ? धीरे धीरे। एंड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स डिजाइन्ड टू कन्वे, और सबसे पहला जो हमें सबूत मिलते हैं वो हमें क्या मिलते हैं? लेख नहीं मिलते हैं। सबसे पहले हमें आदिवासियों की चित्रावलियाँ मिलती है, यानी कि गुफा में कहीं जाकर के उन्होंने चित्र बनाए कि भाई ऐसी चीज़ें हम देखते हैं, जैसे शेर आ रहा है अटैक करने, तो ऐसे शेर को ऐसे कूदता हुआ चित्र बना दिया, और इंसान को डरता हुआ चित्र बना दिया, फिर धीरे धीरे इंसान को खड़ा होता हुआ दिखाया, फिर इंसान के हाथ में भाला दिखाया, फिर शेर डरने लग गया। ऐसे एक चित्रों के माध्यम से कहानी बताई जाती थी कि भैया ऐसा पहले हम होता था कि हम जंगली जानवरों से डरते थे, अब जब से हमारे पास लंबे डंडे हैं, नुकीले डंडे हैं, तब से शेर हमसे डरते हैं। तो भैया इस तरीके से चित्र के माध्यम से इतिहास को बताया जा रहा था कि क्या परिस्थिति है। एंड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, पिक्चर्स का मतलब होता है चित्र, तो चित्रों के रूप में ये हमें दिखाया गया। डिजाइंड का मतलब है जिनका निर्माण किया गया, डिजाइन की गई। टू कन्वे का मतलब बताना, बताने के लिए या दर्शाने के लिए। अ मैसेज, एक संदेश। इट वॉज प्रोबेबली एज ओल्ड एज स्पीच, और ये जो तरीका है इतिहास बताने का मेरे हिसाब से उतना ही पुराना है जितना कि बोलना है। बट फ्रॉम पिक्चर टू स्लेबल का मतलब होता है शब्दांश का मतलब जैसे ये स्लेबल है, ये एक मतलब किसी भी स्वर को एक निश्चित आकृति देना, कि ए एक स्वर है, उसकी आकृति क्या होगी? उसकी आकृति ऐसी होगी। बी क्या है? एक स्वर है, उसकी आकृति ऐसी होगी। सी एक स्वर है, उसकी आकृति ऐसी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्लेबल यानी शब्दांश राइटिंग जो है वो बहुत ही बाद में है, यानी कि पहले पिक्चर्स बनी, पिक्चर्स से स्लेबल्स बनने लगे। एंड थेंस, और तभी से, टू द अल्फाबेट, उससे फिर क्या हुआ? अल्फाबेट्स का निर्माण हुआ है। क्या बोलते हैं हम लोग अल्फाबेट को? लेटर्स। अल्फाबेट के लिए सही शब्द आएगा वर्णमाला। देखो मैं बताता रहता हूँ ग्रामर की क्लास में, और यहाँ चैप्टर में आया तो मैं खुद ही भूल गया। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, इसीलिए अल्फाबेट का कभी भी अल्फाबेट्स नहीं हो सकता, एक ही अल्फाबेट होता है।
है ना, एक ही वर्णमाला होती है, उसमें लेटर्स होते हैं अलग अलग। तो अल्फाबेट का कभी अल्फाबेट्स नहीं हो सकता। ओके, वॉज अ वेरी स्लो इवोल्यूशन, ये एक बहुत ही धीमा विकास था। इन चाइना, चाइना के अंदर द लास्ट स्टेप वॉज नेवर टेकन, चाइना में अंतिम जो चरण था, अंतिम जो कदम था, वो कदम कभी भी नहीं लिया गया, चाइना ने कभी अपना अंतिम कदम नहीं उठाया। ठीक है गाइस, तो ये हमारा कंप्लीट चैप्टर है। ओके, एक बार इसे देख लीजिएगा, कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो नेक्स्ट लेक्चर में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू टुमारो, टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, कल मिलते हैं, बाय। एमसीक्यूज तैयार।